मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू माय आई थिंक माय कहना गलत होगा, टू योर वेरी ऑन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टील की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और वैसे तो इस तरह की जो प्रोडक्टिव वीडियोस हैं जिनमें आपको कुछ जेन्युइनली जानने का मौका मिलता है, उसके व्यूज़ नहीं आते। येट मैंने वो वीडियोस बनाई और इसके बाद भी मज़ीद भी वीडियोस बनाता रहूँगा, चाहे उनके व्यूज़ ना आएँ, लेकिन कम से कम जो कुछ लोग जानने जेन्युइनली जुस्तजू रखते हैं जानने की कि ये मेटलर्जी का काम या नाइफ स्मिथिंग का, ब्लेड स्मिथिंग का काम किस तरह होता है, तो उनके लिए वो वीडियोस हेल्पफुल रहे हैं। तो आज एक और वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, वो है हमारी स्टील की एक कैटेगरी के बारे में जो कि आजकल पाकिस्तान में ऐसे कि इट्स न्यू। मुझे भी ये जान के एक खुशगवार हैरत हुई थी कि ये क्वालिटी का स्टील भी पाकिस्तान में आ रहा है और इससे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है पाकिस्तान में। तो आज हम बात करते हैं 12C27 स्टील की। अब 12C27 स्टील बेसिकली स्वीडिश कंपनी है, सैंडविक उसने बनाया था। सैंडविच नहीं है, सैंडविक है। तो सैंडविक कंपनी जो है उसने ये जो मशीनरी ग्रेड स्टील है उसके लिए, यानी कि लार्ज स्केल पे मशीन्स बनाने के लिए, और आपका जो स्मॉल स्केल स्ट्रक्चरल मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए एक स्टील को बनाया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टील्स के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं और दो डिफरेंट स्टील्स को जब आप मिक्स करके एक स्टील बनाते हैं तो उसकी एक नई ही किस्म की आपके पास जो है वो क्वालिटीज़ निकल के आती हैं। तो सैंडविक कंपनी ने तजर्बा किया और इन्होंने स्टेनलेस स्टील की ही कैटेगरी में एक स्टील बनाया विच इज़ हाई क्वालिटी स्टील। और ये टूल्स के लिए भी अब यूज़ हो रहा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में आ चुका है। ज़ाहिर है कंपनी ने एक ने बना के एक फार्मूला दे दिया। अब दुनिया में डिफरेंट किस्म के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मोस्टली दे आर इन चाइना, देन यू हैव इन जापान, कोरिया, और ये सब स्टील मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ये इस क्वालिटी का उसी फार्मूले के तहत, उसी मेयार के तहत स्टील मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये स्वीडिश फार्मूला है जी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्टील है। और हमारे यहाँ जो अ, दूसरे टूल स्टील से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ब्लेड्स की, उनकी निस्बत ये काफ़ी हार्ड स्टील है। और अगर मैं इसकी बात करूं, जैसा कि नंबर से वाज़े है, इट्स क्रोमियम स्टील। और नंबर 1 सीरीज़ का है तो इसके अंदर कार्बन का कंटेंट जो है वो उससे हम कंपोजिशन जज करेंगे, क्योंकि नंबर 1 सीरीज़ जो है वो कार्बन के लिए होती है। और इसके अलावा अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो इसके अंदर है जी 0.6% कार्बन, 13.5% क्रोमियम, 0.4% मैंगनीज विच इज़, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों है इसके अंदर। और 0.4% सिलिकॉन, अगेन 0.01% सल्फर और 0.025% पोटेशियम। अब ये जो स्टील है ये इतनी ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके बनाया गया है कि ये अपनी क्वालिटी, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन मटेरियल्स की वजह से काफ़ी इन्हेंस हो चुकी हैं। तो इट्स बेसिकली, या इसको टेक्निकल अगर टर्म्स में बात करूं तो इसे मर्टेनस्टिक स्टील बोलते हैं, मर्टेनस्टिक स्टील। अब मर्टेनस्टिक स्टेनलेस स्टील वो होता है कि अगर इसे हीट ट्रीट किया जाए प्रॉपरली तो ये हार्ड से हार्डतर होता जाता है। तो ये अपनी एक्सट्रीम हार्डनेस, अगर आपने पहला हीट ट्रीटमेंट दिया और पहला हीट ट्रीटमेंट आपका सही नहीं आया तो आपको दूसरा और तीसरा हीट ट्रीटमेंट देते हुए, पर्टिकुलरली जब आप आयरन सॉरी हाई कार्बन स्टील यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ख्याल रखना होता है। लेट्स सपोज आपने पहली बांक लगाई और उसमें वार्प आ गया, एक जो है वो ब्लेड जो है उसके अंदर टेढ़ापन आ गया, और उसके लिए आप दोबारा उसको सीधा करने के लिए आपने एक मरतबा फिर गए, तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको कहते मिलेंगे कि ये जो स्टील है ये इतना हार्ड हो जाएगा, ये टूट जाएगा और उसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे, क्योंकि आपके जो कार्बन एलिमेंट्स हैं वो गर्म होकर फैलेंगे और जब आप उन्हें ऑयल में क्विंच करेंगे वो दोबारा सिकुड़ेंगे तो वो जो
कोवर्जन है आपके मटेरियल के अंदर, उसकी वजह से आपका स्टील जो है वो क्रैक हो सकता है। लेकिन ये जो फॉर्म ऑफ स्टील है 12C27, ये आप इसको अगर 2 या 3 मरतबा क्विंच करेंगे तो ये अपनी एक्सट्रीम हार्डनेस को टच करेगा। तो ये पहली जो हीट ट्रीटमेंट है उस पर अपनी एक्सट्रीम हार्डनेस टच नहीं करता, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर ब्लेड मेकिंग, कि अगर आपको ब्लेड बनाते हुए कर्व आ जाए तो आपका जो पीस होगा वो स्टील का वो ज़ाया नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये मटेरियल जो है इनमें करते क्या हैं, तो इसके अंदर जो कार्बन है वो आपको पता ही है कि हार्डनेस प्रोवाइड करती है। तो चूंकि इसके अंदर 0.6% कार्बन है, और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि 0.5% से ऊपर जब कार्बन चली जाएगी तो वो मुझे हाई कार्बन स्टील की कैटेगरी में ले आएंगे, तो विच मीन्स कि ये हार्ड स्टील होगा। अब दूसरी नंबर पे इसके अंदर क्रोमियम है, तो क्रोमियम जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि क्रोमियम जो है वो स्टेन से, यानी कि आपका जो जंग लगता है और क्रोजन होती है मेटल की, उससे बचाती है। तो आपका जो इसका नाइफ होगा या इसका ब्लेड होगा वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें 13.5% जो कि बहुत अच्छी खासी अमाउंट है क्रोमियम की मौजूद है। अब इसके अंदर मैंगनीज भी है। मैंगनीज जो है ऑल्दो के जो है इसका माइल्ड सा पोर्शन है, लेकिन मैंगनीज की वजह से इसका ग्रेन स्ट्रक्चर, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कुरैयन में, तो ग्रेन स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, इसलिए आपका ब्लेड टूटेगा नहीं हीट ट्रीट करते हुए। और अगेन मैंगनीज की वजह से इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की लेयर आएगी, जिससे आपको वेयर एंड टेयर रेजिस्टेंस मिलेगी, यानी कि आपका ब्लेड जो है वो खराब नहीं होगा। क्रोमियम के नीचे मैंगनीज की भी एक लेयर आ जाएगी, और वो ये चूंकि ऑक्सीजन से आम हालात में रिएक्शन नहीं करती जैसे फेरस या लोहा कर लेता है। लोहा तो बाहर पड़ा हुआ है आम, चाहे आप बर्फ ठंड में रख दें या गर्मी में रख दें या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दें, तो लोहा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है। लेकिन जो क्रोमियम है या मैंगनीज है, ये आम हालात में इनसे रिएक्शन नहीं करती, बल्कि इनको कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, बड़ा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने के लिए। तो इस वजह से आपका जो मटेरियल है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी कि उसको जंग नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं सिलिकॉन की तरफ। अब सिलिकॉन मैंने आपको J2 स्टील की मतलब बताया था कि हम सिलिकॉन जो है उसे ऐड करते हैं स्मेल्टिंग के प्रोसेस में, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो डीऑक्सीडाइज करती है हमारे मटेरियल को, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो सिलिकॉन से रिएक्शन कर जाती है, जिसकी वजह से आपका जो स्टील है उसकी जो डी गैसिंग सॉरी जो उसकी डीऑक्सीडाइजेशन है वो हो जाती है, और आपका अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं आती, तो आपका जो स्टील है वो परफेक्ट रहता है। तो ये डी गैसिंग एजेंट भी हो गया एज ए। सल्फर इसके अंदर आ गई। अब सल्फर ज़रा नरम मेटल है, तो इसके अंदर चूंकि हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो सल्फर जो है वो आपको इसके अंदर हल्की सी सॉफ्टनेस लेके आएगा, ब्रिटल नहीं कर होने देगा, यानी कि खस्ता नहीं होने देगा जैसे हार्ड स्टील होता है कि आप अगर इसके ऊपर चोट लगाएंगे तो टूट जाएगा। इसके अंदर नरमी हल्की सी लेके आएगा ताकि ये मशीनेबिलिटी इसकी इम्प्रूव हो। अगर आपने इसकी कोई शेप बनानी है, कोई इसकी जो है वो आपने स्ट्रक्चर बनाना है, तो अगर टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो ये चोट बर्दाश्त कर ले। फिर आपके पास फॉस्फोरस आ गई इसके अंदर, अगेन वो भी वेयर रेजिस्टेंस से प्रोवाइड करती है। तो 2-3 इसके अंदर मेटल्स ऐसी हैं जो इसे वेयर एंड टेयर की रेजिस्टेंस देती हैं, और आपका जो मटेरियल है वो ख़राब नहीं होता। एंड देन अगेन इसकी जो हार्डनेस है वो किसी कार्बन की वजह से है। अब बात करते हैं कि इसकी खूबियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी खूबी इसकी हार्डनेस है। अब जहां मैंने J2 स्टील के साथ अगर इसका कंपैरिजन करें, तो J2 स्टील के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कि वो मीडियम कैटेगरी का हार्ड होता है, और उसे बार बार हार्ड नहीं किया जा सकता। वो 54 से लेके 52 से लेके 52 HCR हार्डनेस रॉकफेल यूनिट पे आती है उसकी। लेकिन जो 12C27 मटेरियल है, इसकी हार्डनेस 54 से स्टार्ट होती है, जो कि J2 की पीक हार्डनेस है, इसकी मिनिमम हार्डनेस उतनी होती है। और ये ऊपर कितनी तक जा सकती है, ये 61 HRC तक जा सकती है। अब 65 हमारे पास हाईएस्ट नंबर है, और 61 ये आराम से अचीव कर सकता है अपनी पीक पे, विच मीन्स कि ये उससे काफ़ी ज़्यादा हार्ड मटेरियल है। अब बात करते हैं इसकी एज रिटेंशन की। एज रिटेंशन कहते हैं इसकी धार को संभालने की सलाहियत को। तो चूंकि ये हार्ड काफ़ी है, इसके अंदर कार्बन अच्छे खासी अमाउंट में है, इस वजह से इसकी धार जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक चलती है, और धार सीधी रहती है और ख़राब नहीं होती।
हाँ, धार चूँकि मैंने आपको एक पहले भी फार्मूला बताया था कि जो जितना हार्ड मटेरियल होगा उसकी धार निकालने में उतना टाइम लगेगा, जो शेविंग एज होता है। और लेकिन अगर एक मरतबा वो निकल आएगी तो वो आपकी कहीं जाने की नहीं, वो ख़राब नहीं होगी। फिर अगेन इसके अंदर टफनेस है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इसे एक टफ स्टील बनाते हैं और ये जल्दी ख़राब नहीं होता। कोरोजन रेजिस्टेंस है इसके अंदर, ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसे जंग नहीं लगेगा। और इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस जो है, इसकी जो बर्दाश्त की सलाहियत है मौसम को और हालात को, चाहे आप इसे पानी में रख दें या इस पे ब्लड लग जाए या कुछ भी फैट लग जाए, तो ये उनसे रिएक्शन नहीं करता। वो J2 स्टील से बहुत बेहतर है। और इसकी अगर शार्पनेस की बात करें तो ये शार्प हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन शार्प हो जाता है। अब नाजरीन आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाने लगा हूँ छुरी जो कि पाकिस्तान मेड है, वजीराबाद में बनी है। और ये जो शार्प नाइफ स्टोर वाले हमारे हैं उमर भाई, उनसे मैं लेके आया हूँ। ये देखें, इसके ऊपर शार्प नाइफ स्टोर की ब्रांडिंग की गई है। अगेन हमारे पास रोजवुड का दस्ता है और फुल टैंग है। ये देखें, यहाँ पे भी कोई निशान नहीं है, नेक देखें तो यहाँ पे भी कोई निशान नहीं। सो नीचे से लेके ऊपर टिप तक एक सिंगल पीस है। ये बेसिकली 5 इंच की छुरी है, कमेलदार टाइप बनाई हुई है खाल उतारने के लिए, लेकिन आप इससे काफ़ी ज़्यादा काम और भी ले सकते हैं अगर आपके हाथ पे चढ़ गई। क्योंकि मैं इस तरह पकड़ के यूज़ करता हूँ छुरी को, तो मेरे हाथ पे ये काफ़ी अच्छी आती है, चर्बी वगैरह बारीक उतारने के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। इवन अगर कोई सियाना बंदा हो तो इससे ऊँट भी ज़िबा कर सकता है, ये इतनी अच्छी छुरी है। अब इसकी हार्डनेस का मैं आपको अंदाज़ा बताता हूँ। ये सबसे पहले इसकी मोटाई देखें, यहाँ से 3.75 mm इसकी पीक मोटाई है, जो कि टेपर होती है ऊपर की तरफ नोक निकालने के लिए। और जो है वो पीछे से काफ़ी स्पाइन इसकी स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात, ये फुल टेम्पर छुरी है। तो अगर आपको अक्सर ये होता है कि आप एक ख़ास हद तक, जैसे ये पट्ठा है ना, तो आम तौर पे इसे इसे पट्ठा बोलते हैं, बेवल ग्राइंड बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और उर्दू में या हमारी देसी ज़ुबान में इसे पट्ठा कहते हैं, ये जो सेकेंडरी बेवल है। तो ये इसको स्पाइन कहते हैं, या इसे आप क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी तो बुरा ही लगेगा, स्पाइन ही कह लिया करें। तो ये स्पाइन इसे बोलते हैं। अब इसके आगे बेवल आ जाती है हमारी, बेवल के आगे हमारी सेकेंडरी बेवल है, और फिर हमारा एज आता है ऊपर, ये जो एंड पे शाइन मार रहा है। तो होता ये है कि ये जितना पट्ठा लगा हुआ है ना, इतनी ही छुरी टेम्पर की जाती है। पुराने वक्तों में जब पाकिस्तान में इतनी होश नहीं थी लोगों को, लेकिन जब से इंटरनेट का दौर आया, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख लिया है। तो अब ये फुल टेम्पर करते हैं, ये छुरी एंड तक टेम्पर है। और अगर आपकी ये धार चल चल के इस्तेमाल कर कर ख़त्म भी हो जाएगी, तो दूसरी छुरी में होता ये था, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है मटीरियल, तो यहाँ पे धार नहीं निकलती, तो आपकी छुरी इतना लगी और बाकी बेकार होगी। लेकिन ये एंड तक इस्तेमाल हो सकती, चाहे इसकी सुई बना ले एंड पे। तो अगर मैं इसके दोनों तरफ बात करूं तो देखें, माशाल्लाह एज शाइनिंग देखें, पॉलिशिंग देखें, A1 है। और धार भी इसके ऊपर अच्छी लगी हुई है। अभी मशीनी धार लगी हुई है, मैंने चेक नहीं की, अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। हाँ, धार अभी थोड़ी सी इसके अंदर कसर है, लेकिन पेपर कटिंग है धार इसकी अभी भी। ये देखें, ये देखें। तो उस लिहाज से ये अभी भी है जिसका काफ़ी शार्प है, लेकिन अभी इसके अंदर काफ़ी काम हो सकता है भट्टी के साथ आप, क्योंकि इसकी हार्डनेस बहुत अच्छी है। और इसकी प्रैक्टिकली आपको एक हार्डनेस चेक करने का तरीक़ेकार भी बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ये छुरी है, और ये छुरी देखें, और इसको बेसिकली वो ऐसे मारते हैं। तो इधर देखें, तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आया इस छुरी पे। और इधर देखें तो इधर ये देखें, ये धंधा पड़ चुका है, विच मीन्स कि ये मटेरियल जो है वो थोड़ा सॉफ्टर है, इसे इंडेंटेशन बोलते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप, अच्छा आई होप तो बाद में करेंगे, आपको इसकी प्राइस बता दें। तो ये जो अभी शार्पनर स्टोर पे उमर भाई के पास अवेलेबल है, इसके अलावा ये तो इनका अपना ब्रांड है। इसके अलावा आपको ये एक्सीलेंट गालिबन इसमें बना रहा है। राहत और जो अपने पास हैं जी कैप्टन, वो तो J2 में बनाते हैं। तो एक्सीलेंट की कुछ मॉडल्स हैं इस स्टील में, आप उनसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको फर्दर गाइड कर देंगे। इसके अलावा उमर भाई का तो आपको पता ही है, उनके पास ही अवेलेबल है, उनसे आप परचेज़ कर सकते हैं।
प्राइस मैं जेनुअनली थोड़ी भूल गया हूँ इसकी, लेकिन इसकी यही कोई 1500 के आसपास होगी प्राइस, 1500 से शायद कुछ नीचे हो प्राइस। तो इसके अराउंड, यानी कि अगर आप ओवरऑल गैस कर लें तो मोटा मोटा तौर पर आपको ये 1500 के आसपास छुरी मिल जाएगी, 100-200 कम। और जाते जाते आपको इसका बैलेंस चेक करवाऊँ तो वही चीज़ जो मैंने कही थी आपको, उसमें ये देखें, अगर मैं इसे इधर छोड़ूं तो ये हल्का सा टिल्ट कर रही है नीचे की तरफ। उसकी रीज़न ये है कि इसका ब्लेड छोटा है और इसको हैंडल हैवी लगाया गया है, लेकिन ये अभी हल्का टिल्ट कर रही है। जबकि अगर आप को नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा कि बैलेंस किस किस्म का आपने रखना है नाइफ़ को। अगर आप लंबा एक नाइफ़ चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हाथ आपका ना थके, और जैसे कसाई चलाते हैं तेज़ से, कसाईयों का आपने देखा होगा कि उनकी इस तरह की हैवी, रोजवुड हैवी होती है, तो इस तरह की हैवी मुठियाँ नहीं होती, उनकी हल्की होती हैं, या वो प्लास्टिक की या फाइबर की यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपका नाइफ जो है लाइट वेट रहे तो आपको चलाने में लंबे टाइम तक आसानी रहती है। तो आई होप कि आपको ये जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आई एम रेडीली अवेलेबल, और मैं आपके सवालों का जवाब भी देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतने नहीं है ना सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कोई भी आप वीडियो मज़ीद किसी स्टील के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मैं बनाऊँगा। अभी मैं अपना जो शौक़ है उसके लिए फॉर द फर्स्ट टाइम मैं सेटअप कर रहा हूँ। तो बहुत जल्द अगर एक ख़ास हमारे व्यूअर्स हो जाते हैं तो यार, जो फेस रिवील करते हैं ना, तो वो करके फिर आपको सीधे कैमरे के साथ वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह वैसे सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।